नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल बुलेटिन हिंद एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश की खास खबरें एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। और हमारे श्रोता कार्यक्रम सुनने के साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। देश में कोरोना के मामले 6 लाख के करीब पहुंच गए हैं और बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को कम करने के प्रयास लगातार जारी हैं। ट्रांसजेंडर लोगों का केंद्रीय अर्धसैन्य बलों में लड़ाकू सैनिक के तौर पर नेतृत्व करने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। सरकार आंतरिक सुरक्षा की विभिन्न ड्यूटी के लिए देश में तैनात किए जाने वाले इन बलों में अधिकारियों के तौर पर भर्ती के लिए उन्हें यूपीएससी की वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 59 मिग 29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। मिग 29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। साथ ही मौजूदा मिग 21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी करवाया जाएगा। इस पर करीब 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं SU-30 MKI लड़ाकू विमानों को HAL से खरीदा जाएगा, जिन पर 10,723 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात की और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की सफलता और रूस में संवैधानिक संशोधनों के लिए हुए सफल मतदान के समापन पर बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार से देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन बैंक खुल गया है। कोरोना वायरस से लड़ रही दिल्ली में मरीजों के इलाज की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 महामारी में मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है, जो कारगर नजर आ रही है, जिसके बाद प्लाज्मा सुगमता से उपलब्ध हो सके। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से यह प्लाज्मा बैंक खोला गया है। जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा मिलने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे में इस कदम से कुछ मदद मिल सकती है। हालांकि प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर कुछ शर्तें होती हैं, जिनके चलते कितनी संख्या में योग्य डोनर मिल पाएंगे, इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा। तो जानते हैं कि आखिर प्लाज्मा डोनेट करने की शर्तें क्या हैं और क्यों प्लाज्मा मिलना मुश्किल होता है। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद एक मेड इन इंडिया मोबाइल ऐप की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट ने अब टिकटॉक की तरह ही अपना एक नया ऐप मोज लॉन्च किया है। मोज एक घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके पेरेंट कंपनी शेयर चैट है। मोज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोज के फीचर्स टिकटॉक जैसे ही हैं। इसमें भी आपको शॉर्ट वीडियो बनाने, स्पेशल इफेक्ट, स्टिकर्स और इमोशन जैसे फीचर्स मिलेंगे। मोज पर आप 15 सेकंड के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि मोज ऐप में आपको लिस्ट सीकिंग का भी फीचर है, जैसा कि टिकटॉक में था। बता दें कि G5 का भी शॉर्ट वीडियो ऐप हाईपाई जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। बिहार में एक बार फिर कुदरत ने अपना कहर बरपाया। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत ठनका गिरने यानी बिजली गिरने से हुई थी। गुरुवार शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने से सबसे अधिक प्रभावित समस्तीपुर जिला हुआ है। यहाँ पर 7 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। निजी ट्रेनों को लेकर रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि साल 2023 से देश में निजी ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। हालांकि इसका किराया रेलवे तय करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि अगले साल फरवरी या अप्रैल तक हम टेंडर ओपन कर देंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 से निजी ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि निजी कंपनियों को राजस्व का कुछ हिस्सा भी देना होगा। सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले बिल्डर को अनुबंध मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम लोकोमोटिव में ढुलाई शुल्क के माध्यम से अपने खर्चों की वसूली करेंगे। कोरोना वायरस की महामारी के बीच देश में 6 जुलाई से सभी स्मारक खोले जाएंगे। सरकार के निर्देशों के मुताबिक सुरक्षा के सभी प्रबंध के साथ देश के अलग-अलग स्मारक खोले जाएंगे। इसमें संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के सभी स्मारक खुलेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 मार्च की रात देश भर के सभी स्मारकों को बंद करने का आदेश दिया था। 17 मार्च की सुबह से देश के सभी स्मारकों पर ताला लग गया। आगे चलकर अनलॉक 1 में 8 जून से संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के 820 स्मारकों को पूजा या प्रार्थना के लिए खोलने की अनुमति भी दी, मगर आगरा के कंटेनमेंट जोन होने के चलते यहां उनमें शामिल 14 स्मारक नहीं खोले जा सके। सोने चांदी की हाजिर कीमतों में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 488 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट आई है। इस गिरावट से दिल्ली में सोने का भाव 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में यह गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में बुधवार को सोना 49,623 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद अभी तक भी उनके फैंस इस सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं। इसी बीच सुशांत के सुसाइड से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आई है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड करने से पहले अपने नाम से जुड़ी खबरें गूगल पर सर्च की थी। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले सुशांत ने खुद से जुड़ी कुछ खबरें पढ़ी भी थी। इसके साथ ही कुछ न्यूज वेबसाइट्स को भी सर्च किया। ये बड़ा खुलासा सुशांत के मोबाइल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत 14 जून की सुबह करीब 10:15 पर मोबाइल से गूगल पर अपने नाम को सर्च कर रहे थे। उन्होंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी पढ़े। इसके बाद कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना मोबाइल ब्राउजर बंद कर दिया था। हरियाणा में गुरुवार को 301 नए मरीजों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,242 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई है। करनाल में 67 साल के बुजुर्ग और 65 साल की एक महिला और पंचकुला में 76 साल की महिला ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। करनाल में कोरोना की वजह से अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 243 पहुंच गया है। गुरुवार को 48 मरीजों को छुट्टी मिली। इसके बाद अब तक 10,547 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो सुनते रहें हिंद एक्सप्रेस न्यूज का विशेष डिजिटल बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें काजल मारे के साथ। और हमारे श्रोता कार्यक्रम सुनने के साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं।